वेलकम क्लास। तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट 4 जो कि है वर्क एंड फ्रिक्शन यूनिट। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क पढ़ेंगे। ठीक है, कि वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं और वर्क में कौन से फैक्टर हम लोग को एज एन अकाउंट लेना पड़ता है। देन आता है देन पढ़ेंगे हम लोग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन किस लिए होता है, कैसे वो फ्रिक्शन होता है, और उसी फ्रिक्शन के अंडर हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कि कितने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो उसी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर एक टर्म आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल के, है ना। तो उसी लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉज होंगे। ठीक है, जो एक बॉडी पे अगर कोई लिमिटिंग फ्रिक्शन और एक फ्रिक्शन पड़ रहा है ना, और फ्रिक्शन इज एन ऑपोजिंग फोर्स, है ना। तो उसके क्या क्या लॉज है और वो किस किस लॉज को मानेगा। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के रिलेटेड कुछ टर्म्स होंगे, उसी को हम लोग पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देन आएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। देन आएगा एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि वर्क हम लोग किसे बोलेंगे। ठीक है, तो वर्क हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बॉल, लेट आप लोग एक बॉल को किक कर रहे हो, है ना। तो क्या होगा, आप लोग कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस बॉल पे, तो वो एज ए रिजल्ट ऑफ द फोर्स वो क्या हुआ, थोड़ी देर मूव करता रहा और कुछ पॉइंट पे वो रुक गया। दैट मीन्स इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, है ना। तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि हम लोग उसे डिस्प्लेसमेंट में ही कंसिडर करेंगे, है ना, डिस्टेंस में कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो कर्व पाथ में भी जा रहा है तो हम लोग उसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट देखेंगे और उन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको देखेंगे, है ना। देन उसी दो क्वांटिटी, तो हम लोग बोले क्या कि मैंने उस बॉल को किया और वो कुछ वर्क डन करते हुए, और उसका वर्क डन का रिजल्ट क्या हुआ, वो कुछ देर कुछ डिस्टेंस और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें। ठीक है, तो एक वर्क डन को हम लोग टू फैक्टर्स में हम लोग उसे देखें। वन इज फोर्स वी आर अप्लाइंग एंड द एज ए रिजल्ट ऑफ द फोर्स इट इज डिस्प्लेसिंग और इट इज डिस्प्लेस्ड टू ए डिस्टेंस। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो टू फैक्टर्स है वो वर्क डन के कॉज है ना। और वर्क डन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को ही कंबाइन करके हुआ, है ना। तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोग जब फिजिक्स में कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना, तो हम लोग दो टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं। जैसे आप लोग वेक्टर अलजेब्रा में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपके यूनिट 2 में क्या होता है, या तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। क्योंकि जनरली फिजिक्स में टू टाइप्स ऑफ आप लोग क्वांटिटीज पढ़ते हो। एक्चुअली जनरली 3 टाइप्स होते हैं, लेकिन टेंसर को हम लोग नहीं लेते। ठीक है, आप लोग जैसे 12th स्टैंडर्ड या फिर डिप्लोमा में पढ़ रहे हो तो आप लोग ओनली कंसिडर कर रहे हो वेक्टर और इधर इट इज़ ए स्केलर। तो दोनों को अगर आप लोग कंसिडर करोगे तो आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो कि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना। और दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ए स्केलर, है ना। लेकिन वहीं पर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज ए वेक्टर, है ना। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी क्लियर अबाउट दिस 2 पॉइंट्स। देन आता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वर्क डन, है ना। तो वर्क डन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो यूनिट डायमेंशन में कुछ टर्म्स में कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स आप लोगों को पता है, फोर्स एज ए डायरेक्शन एंड एज मैग्नीट्यूड, सो फोर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। देन आता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। यहाँ पर और एक चीज़ क्या है कि डिस्टेंस कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी
बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और उसका एक डायरेक्शन हो रहा है जो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, लेकिन डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वर्क डन है स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डॉट प्रोडक्ट होगा जो कि रिजल्ट देगा एक स्केलर क्वांटिटी दैट इज द वर्क डन, है ना। तो ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है। सो वर्क डन is equal to the dot product of the force vector and the displacement vector, and force is denoted as F vector and displacement is denoted as S vector। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जैसे बोला इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इन एसआई इज जूल। यहाँ पर और एक चीज़ क्या करेक्शन कर लेना, इट इज़ न्यूटन इंटू मीटर, है ना। एसआई यूनिट में यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है इट इज़ न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है। तो फोर्स का ऐसा यूनिट या तो है जूल, ठीक है, और न्यूटन इंटू मीटर दैट इज इन एसआई यूनिट। ठीक है। यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर सिर्फ न्यूटन लिखा है, यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर होगा फोर्स का वर्क का यूनिट। ठीक है। ये थोड़ा करेक्शन कर लेना। देन आते हैं हम लोग फ्रिक्शन पे, है ना, क्योंकि हम लोग तो फ्रिक्शन पे ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है ना। तो आप लोग एक चीज़ देखो कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, सरफेस ऑफ अर्थ में क्या हो रहा है, अ प्लेन इज मूविंग, है ना। तो उसको एक हम लोग क्या करें, उसको एक फोर्स दे रहे हैं और वो फोर्स एज ए उसके जो फ्यूल होता है, ठीक है, फ्यूल की वजह से सम वर्क इज डन इन दैट प्लेन। तो वो अपने आप ही मूव नहीं कर रहा है, या फिर आप लोग कोई बॉल को किक कर रहे हो, है ना, तो बॉल को किक कर रहे हो तो वो एक सम डिस्प्लेसमेंट जाके वो रुक जा रहा है, उसके बाद वो मूव नहीं कर रहा है। या फिर आप कोई बुलेट फायर कर रहे हो एयर में, तो वो तो ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, एक सम डिस्टेंस उसका जैसे हर एक गन का रेंज होता है ना, इसका रेंज इतना है, रेंज क्या है, उतना डिस्टेंस वो मूव कर सकता है। तो हर एक मतलब ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि आप अर्थ सरफेस को एज ए सिस्टम लेके कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप जब गन फायर कर रहे हो वो एक डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है। लेकिन वही केस आप लोग अगर स्पेस में करोगे, है ना, तो अगर आप लोग स्पेस में जाके एक गन फायर कर रहे हो, है ना, तो वो जितना वेलोसिटी से वो गन से निकलेगा वो उतनी वेलोसिटी से ही वो मूव करता रहेगा। क्यों मूव करता रहेगा, क्योंकि स्पेस में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं है ना। लेकिन अर्थ में क्या है कि एयर रेजिस्टेंस है। अगर आप लोग एयर में फायर कर रहे हो और आप लोग प्लेन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अगर मूव कर रहे हो तो वो सरफेस उसको क्या करे, रेजिस्टेंस दे रहा है और वो उसे मूव करने के लिए रोक रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक ओपोजिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है ना। आप लोग अगर गन फायर कर रहे हो वो ओपोजिंग फोर्स इन द फॉर्म ऑफ एयर रेजिस्टेंस हो रहा है ना। अगर आप लोग सरफेस में है या फिर फील्ड में अगर आप लोग बॉल को किक कर रहे हो उस पर भी एक अपोजिंग फोर्स हो रहा है, और वो अपोजिंग फोर्स क्या है, दैट इज द सरफेस रेजिस्टेंस, है ना। देन आप लोग अगर एक सबमरीन मूव कर रहा है ऑन द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस तो नहीं होगा क्योंकि वाटर के अंदर ही होगा, है ना, क्योंकि सरफेस में अलग रेजिस्टेंस होगा और वाटर के अंदर अलग रेजिस्टेंस होगा, है ना, ये दोनों चीज़ अलग है ना। तो जब लोग आप मतलब नेक्स्ट पढ़ोगे इसमें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अगर सबमरीन वाटर बॉडी के अंदर मूव कर रहा है तो उस पर भी कोई रेजिस्टेंस हो रहा है जो कि फ्लूइड रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस के थ्रू उस पर गिर रहा है। तो क्या हो रहा है, गन फायर कर रहे हो एयर रेजिस्टेंस कर रहा है, सरफेस पे कोई मूव कर रहा है, बॉल मूव कर रहा है, या फिर अगर आप लोग जैसे वाटर सरफेस पे एक बोट मूव कर रहा है तो उस पर वाटर का जो सरफेस रेजिस्टेंस हो रहा है, या फिर बॉल पे जो अगर मतलब अर्थ सरफेस पे मूव कर रहा है तो उस पर सरफेस रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा है। देन आता है वाटर के अंदर और मटेरियल के अंदर अगर कोई मूव कर रहा है तो उस पर
द इनर रेजिस्टेंस उस मटेरियल का अप्लाई हो रहा है, तो उसमें हम लोग इसी चीज़ को और वो जो अपोजिंग फोर्स और जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, घर्षण। घर्षण, जो घर्षण जो होता है दैट इज द अपोजिंग फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। तो whenever a body tends to slide over a surface, तो जैसे मैंने बोला an opposing force which is called the force of friction comes into play, और comes into play मतलब that is generating, एक opposing force generate हो रहा है and this force acts tangentially to the interface of two bodies, है ना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर और एक चीज़ बोला गया, द फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द इंटरफेस ऑफ द टू बॉडी, मतलब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा और उसका जो एक्टिंग वो किस सरफेस पे एक्ट करेगा, ये इस लाइन में बोला गया है कि जैसे यहाँ पर लेट इट इज़ ऑन द अर्थ सरफेस, यहाँ पर आप लोग एक बॉल मूव कर रहे हो, ठीक है, तो इस बॉल का और इस सरफेस का टचिंग पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज द टचिंग पॉइंट। तो इसी टचिंग पॉइंट पे हम लोग अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, अलोंग द लाइन होगा, उसी सरफेस और उसी इंटरफेस की लाइन ही टैंजेंशियल उसका टैंजेंट होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उसी लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल ही वो उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। सो द फोर्स एक्ट्स टैंजेंशियली टू द इंटरफेस ऑफ द टू बॉडीज, तो दो बॉडीज के इंटरफेस के अलोंग जो टैंजेंट ड्रॉ होगा उसी टैंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर वो बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो उसका क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉरवर्ड मूव कर रहा है उसका होगा बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो देन यहाँ पर आता है फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यहाँ पर सेल्फ एडजस्टिंग क्या बोलते हैं, तो वी आर एडजस्टिंग टू एन एनवायरमेंट, ठीक है ना। तो जैसे आप लोग जाते हो कहीं पर, ठीक है, देयर इज सम क्वारल और वहाँ पर बहुत सारा झगड़ा हो रहा है, तो आप लोग क्या करते हो, या तो वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हो कि छोड़ो ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, हम लोग थोड़ा एडजस्ट होकर चुप हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग रेजिस्ट कर रहे हो उसको, आप लोग वो नहीं चाहते कि वो हो, इसीलिए आप उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। तो उसी तरह ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। मतलब क्या, अगर आप जोर से धक्का दोगे, है ना, कोई बॉडी को आप लोग अगर जोर से धक्का दोगे तो उसका ओपोजिंग फोर्स उतनी ही जोर से वो उसको अपोज करेगा। अगर आप लोग उसे धीरे से धक्का दोगे तो उतना ही कम फोर्स अपोजिंग फोर्स उस पर लगेगा। तो उसका जो रिएक्टिंग फोर्स जितने मैग्नीट्यूड में होगा और उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और अपोजिंग फोर्स भी उसी ही और उसी सेम और सिमिलर मैग्नीट्यूड में होगा। तो जितना ज़्यादा आप डालोगे उतना अपोजिंग भी उतना ही होगा, जितना कम आप एक्ट करोगे उतना कम एक्ट भी अपोज भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जो कि उसके फोर्स ऑफ रिएक्शंस के हिसाब से वो अपने आप को सेल्फ एडजस्टमेंट कर लेता है, ठीक है। देन आता है, हम लोग थोड़ा देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पर लिखा है व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड टू ए साइकिल टायर देन फ्रिक्शनल फोर्स कम्स इनटू प्ले। होता है क्योंकि ब्रेक आप लोग जब अप्लाई करते हो तो वो एक जो ब्रेक का जो होता है जो क्या होता है व्हील में लगा होता है और दैट इज अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है। दैट इज अप्लाइंग सम फोर्स। देन आता है देन ए कार गोइंग ऑन ए रोड एक्सपीरियंसेस एन ऑपोजिंग फोर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड। तो क्या हो रहा है कि अगर एक कार एक रोड पे जा रही, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए कार इज गोइंग ऑन ए रोड एक्सपीरियंसेस एन ऑपोजिंग फोर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रोड, दैट ऑपोजिशन इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑब्वियसली कोई कार अगर एक व्हील मूव कर रहा है एक रोड पे, तो उस पे उस रोड से भी एक अपोजिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे।
यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैंने जैसे बोला था, क्या बोला था कि अगर एक बॉल स्लाइड कर रहा है किसी सरफेस पे तो उस पर कोई अपोजिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पर उस अपोजिंग फोर्स को क्या बोलेंगे, दैट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक चीज़ मैंने बोला था सबमरीन एंड बोट के बारे में, ठीक है ना। तो एक जो सबमरीन जो मूव कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो वाटर बॉडी के अंदर मूव कर रहा है। लेकिन एक बोट जब मूव कर रहा है वो वाटर के सरफेस पे मूव कर रहा है ना। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो इन ए फॉर्म ऑफ स्लाइडिंग। अगर एक बोट भी अगर वाटर सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो स्लाइडिंग, हम लोग बोल सकते हैं ना, इट इज़ ऑल्सो स्लाइडिंग। तो उस बोट पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है, जो कि ये फर्स्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर हम लोग उस सबमरीन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इट कम्स अंडर द फ्लूइड फ्रिक्शन, क्योंकि वो फ्लूइड के अंदर और वाटर बॉडी के अंदर मूव कर रहा है और उसी वाटर बॉडी के अंदर से ही उस पर कोई फोर्स हो रहा है। देन आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है एक्चुअली, इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है कि स्लाइड कर रहा है दैट मीन्स अ कांस्टेंट सरफेस, एक मतलब दो ऑन ए सरफेस अगर एक बॉडी मूव कर रहा है तो इस बॉडी का वन सरफेस और इस प्लेन का वन सरफेस हमेशा एक कांस्टेंट फेस में फेस टू फेस होके रहेंगे। लेकिन स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि एक बॉडी पे अगर एक बॉल मूव कर रहा है तो एक बॉल का एक सरफेस तो हमेशा उस बॉल मतलब उस जो प्लेन सरफेस पे अटैच नहीं होके नहीं रहता। एक बॉल का हर एक सरफेस क्या होता है उसके मतलब उसी सरफेस को टच करता रहता है ना। तो उस इस यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि एक कांस्टेंट सरफेस हमेशा एक जो उसका जो ऑन द सरफेस जिस सरफेस वो मूव कर रहा है वो हमेशा उसको टच करके नहीं रहेगा रोलिंग फ्रिक्शन में। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होगा कि एक ही सरफेस उस जो जिस सरफेस पे वो स्लाइड कर रहा है उसी सरफेस को टच करता रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सिर्फ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को भी हम लोग डिफाइन करते हैं और उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 केसेस पे। और वो 3 केस किस बेसिस पे एक्ट करेगा, वो हर एक पॉइंट पे एक एक मतलब बॉडी और एक ऑब्जेक्ट जब एक सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 3 केसेस आएंगे, ठीक है ना। आप लोग जैसे इस सरफेस पे एक बॉडी मूव कर रहा है तो ये फर्स्ट इसका क्या होगा एक पोजीशन होगा, इट इज़ एट रेस्ट पोजीशन होगा। फिर एक पॉइंट क्या होगा कि जब वो जस्ट एक पोजीशन में रेस्ट रहते रहते ये क्या करेगा स्लाइडिंग करना स्टार्ट करेगा, ये स्लाइडिंग करता रहेगा। देन एक पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा रुक जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा जस्ट मूविंग पॉइंट आएगा और ये होगा अगेन इट इज़ इन क्या होगा ये मूव करता रहेगा, दैट इज़ इन डायनामिक और मूविंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो होगा रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। रेस्ट पोजीशन में जब वो स्टार्टिंग होने से पहले जो होगा वो एक पोजीशन होगा। देन जस्ट स्टार्टिंग से पहले कि मैं अब मूव करूँगा, ठीक है ना, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, है ना, जब जस्ट उसके बाद वो मूव करने लगेगा तो वहाँ पर एक केस होगा। और थर्ड केस जो होगा जब वो पूरा ही मूव करता रहेगा, है ना। और जब वो तो रेस्ट आएगा वो फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3 केस देख रहे हैं, है ना। ये आपको अच्छी तरह से समझना है कि 3 केसेस क्या है कि एक बॉडी एक सरफेस पे है रेस्ट, है ना, एक रेस्ट पे है। देन उसके हम लोग क्या करेंगे एक फोर्स अप्लाई करते रहेंगे जब तक वो मूव नहीं करता। तो एक पॉइंट क्या आएगा कि जब वो जस्ट मूव करने से पहले एक पॉइंट पे आके एक पॉइंट होगा और एक उसका एक पोजीशन होगा और उसका एक सिचुएशन होगा कि जस्ट मूव करने लगेगा उस टाइम, और जस्ट वो मूव करने से पहले का जो रेस्ट होगा, है ना। देन और एक पॉइंट होगा कि ठीक है उसको हम लोग ज़्यादा फोर्स दे दिए और वो मूव करने लगा,
तो 3 केसेस आ गए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस 3 केसेस, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर रेस्ट मतलब इट इज़ एट स्टैटिक कंडीशन। यहाँ पर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, यहाँ पर क्या होगा लिमिटिंग, और ये हो गया उसका लिमिट, मैक्सिमम लिमिट पे है वो रेस्ट के। जब उस लिमिट को पार करते ही वो मूव करने लगेगा, है ना। तो यहाँ पर एक लिमिटिंग पोजीशन में है, और जब वो मूव करने लगा यहाँ पर वो क्या होगा डायनामिक। ठीक है, डायनामिक को हम लोग भी बोलते हैं ना, मूव ही बोलते हैं डायनामिक को। एक हो गया, तो फिर यहाँ पर 3 हो गए, वन इज स्टैटिक, वन इज लिमिटिंग एंड अदर वन इज डायनामिक। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर हम लोग 3 केसेस पे स्टडी करेंगे। जब वो रेस्ट पे होगा, और जब वो एक लिमिट पर पहुंच गया होगा उसके बाद वो रेस्ट होके नहीं रह सकता, और एक थर्ड होगा जब वो लिमिट पार हो गया और वो मूव करने लगा और वो डायनामिक पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे। देन उसी पे देखते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन टेंड्स टू स्लाइड ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आप लोगों को पता है कि दो सरफेस के ऊपर अगर एक सरफेस, मतलब दो सरफेस अगर एक के ऊपर एक अगर मूव कर रहे हैं तो उसी चीज़ को और उसी ऑब्जेक्ट वो स्लाइड करना स्टार्ट करे तो उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो बॉडी एक सरफेस पे मूव कर रहा है तो उस पर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है, उसी अपोजिंग फोर्स को और उसी स्लाइडिंग केस में जो अपोजिंग फोर्स मूव हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो उसी में हम लोग देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस सो लॉन्ग एज देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम। ये जो नो इसलिए क्या बोला गया, ये नो एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, कि जब तक उस पर कोई मोशन ही नहीं है तो उसी केस में उसका जो अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा है। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो आप लोग लेट एक 1000 kg का एक स्टोन बॉक्स है, ठीक है। तो एक सरफेस है यहाँ पर, आप 1000 kg का एक स्टोन बॉक्स है और स्टोन है, दैट इज 1000 kg। तो आप उसको क्या करोगे, उसको आप लोग पुश कर रहे हो, ठीक है, यू आर पुशिंग दिस स्टोन। तो आप लोग इतना तो जोर नहीं लगा सकते कि वो 1000 kg का मूव कर रहा है, नहीं मूव कर सकता। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि उस पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं हो रहा है। आप लोग फोर्स अगर फॉरवर्ड दे रहे हो तो उसका ऑटोमेटिक है कि उसी अमाउंट का फोर्स भी उसी पे एक अपोजिंग फोर्स भी उस पर लग रहा है, और उसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जब तक वो रेस्ट है, ठीक है ना, जब तक वो मूव नहीं कर रहा है, एक अपोजिंग फोर्स जो एक्ट हो रहा है उस बॉडी पे अकॉर्डिंग टू योर एक्टिंग फोर्स, उसी फोर्स को हम और उसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस सो लॉन्ग एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। जब तक उस पर कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं रहे तब तक उस अपोजिंग फोर्स को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ऑब्वियसली होगा, आप जितना फोर्स दे रहे हो उसी के हिसाब से वो एडजस्ट करके उतना ही अपोजिंग फोर्स भी वो दे रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। देन आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग क्या है, वो जब तक वो रेस्ट रह सकता है उसके बाद वो रेस्ट नहीं रह सकता। अगर उस पर थोड़ा सा भी 0.0001% भी ज़्यादा हो गया तब वो रेस्ट पे नहीं रहेगा, वो मूव करने लगेगा। तो इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस सो लॉन्ग एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये देखो आप लोग, ये दोनों डेफिनेशन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर लिखा है इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, लेकिन यहाँ पर और एक टर्म किया जाता है क्या, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकता है, वो कितना भी हो, कम भी हो ज़्यादा भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम,
जो कि सबसे ज़्यादा फोर्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो, जिसके बाद भी वो बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन उससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो वो मूव करने लगेगा। तो उसी सिचुएशन में उस बॉडी पे जो उस बॉडी और वो सरफेस जो अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उस अपोजिंग फोर्स से अगर आप लोगों का अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो वो बॉडी क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। सो वी कैन से इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पोजेसेस बाय द बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है ना, जब वो वर्ज ऑफ, और जब वो स्लाइड करने से थोड़ा सा आगे होगा तब वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर एक्ट करेगा। ठीक है, देन आएगा डायनामिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या हो गया, आप फोर्स देते रहे, देन उसके बाद एक पॉइंट पे आ गया वो कि वो उससे ज़्यादा होगा तो वो मूव करने लगेगा। तो उससे ज़्यादा आप लोग जब फोर्स अप्लाई कर दोगे उस बॉडी पे तो वो क्या करेगा, वो बॉडी स्लाइड करने लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो बॉडी स्लाइड भी कर रहा है इसका मतलब थोड़ी ना है कि उस पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग भी सम अपोजिंग फोर्स भी उस बॉडी पे एक्ट करेगा, और उसी अपोजिंग को फोर्स को हम लोग बोलेंगे दैट इज द डायनामिक फ्रिक्शन। सो द डायनामिक फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play between the two surfaces when there is some relative motion between them। तो दो सरफेस के अंदर अगर कोई मोशन हो रहा है और कोई बॉडी मूव कर रहा है एक सरफेस के ऊपर, तो उसी जगह पर जो स्लाइडिंग सरफेस है उसी सरफेस से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, इट इज़ मूविंग, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे डायनामिक फ्रिक्शन। सो यू आर क्लियर अबाउट दिस। देन आता है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग जो अपोजिंग फोर्स उस बॉडी पे अप्लाई करेगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उस लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वो फैक्टर्स क्या है उसी को हम लोग बोलते हैं लॉस, है ना। तो उसी लॉ को हम लोग देखते हैं। सो इट इज़ द फैक्टर अपॉन व्हिच द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस डिपेंड। दे आर स्टेटेड एज बिलो। तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मैंने जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि क्या ऑन द सरफेस, ठीक है ना, कि दो सरफेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इंटरेक्शन प्लेन है, तो उसी प्लेन के अलोंग जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होगा। तो अगर आप लोग इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो तो वो जो फ्रिक्शन का फोर्स जो डायरेक्शन होगा वो उसके ऑपोजिट होगा। सो ये समझ में आ गया, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देन आता है द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड स्टेट ऑफ पॉलिश ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट एंड एक्ट्स टैंजेंशियली टू द इंटरफेस बिटवीन द टू सरफेस। तो हम लोग यहाँ पर ये बोला गया है कि जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तो अपोजिंग फोर्स तब तक ज़्यादा होगा जब तक वो सरफेस क्या होगा, प्लेन नहीं होगा, खुरदुरा होगा। तो इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि उस पर ग्रीस दे दो। अगर एक स्लाइड नहीं करा, एक डोर अगर ज़्यादा साउंड कर रहा है या फिर अगर अच्छे तरह से मूव नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, थोड़ा उसमें लुब्रिकेंट दे देते हैं। लुब्रिकेंट क्यों देते हैं, क्योंकि वो सरफेस जो है वो सरफेस क्या हो जाएगा, पॉलिश हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिश हो जाने के बाद उस पर क्या होगा, जो अपोजिंग फोर्स है वो कम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन द नेचर एंड स्टेट ऑफ पॉलिश ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, नेचर इसलिए बोला गया है क्योंकि आप लोग देखते हो कि फ्लूइड में उसका फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स कम होता है एज कम्पेयर टू द सॉलिड, और एयर में फ्लूइड से और सॉलिड से ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, तो ज़्यादा पार्टिकल्स उस पर अपोज नहीं कर पाते। लेकिन एक फ्लूइड में क्या होता है, एज कम्पेयर टू द एयर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फ्लूइड्स आर मोर, तो ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस पर अपोज करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा। और उसी के कंपैरिजन में एक सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, तो उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपोजिंग फोर्स अप्लाइड करेगा।
तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, है ना, क्योंकि गैस का नेचर क्या है कि उसके पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट और ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे। लिक्विड का नेचर क्या है, उसके पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू द गैस ज़्यादा कम कम डिस्टेंस में होंगे। देन सॉलिड में क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे एज कम्पेयर टू द गैस एंड द लिक्विड, तो वो नेचर हो गया, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्टेट ऑफ पॉलिश। तो वो जितना प्लेन होगा, प्लेन सरफेस होगा, उस पर उतना कम ही अपोजिंग फोर्स अप्लाई होगा, तो उतना कम ही उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। इन कॉन्टैक्ट एंड एक्स टांजेंशियली टू द इंटरफेस बिटवीन द टू सरफेस, ये मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर और एक आप लोगों को समझना पड़ेगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो लेट यहाँ पर एक सरफेस से एक ऐसे प्लेन सरफेस है ना, यहाँ पर एक बॉडी मूव कर रहा है, दिस इज, तो ये जो बॉडी इस सरफेस पे जो नॉर्मल एक्ट करेगा, है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज डिनोटेड एज आर। तो इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, वो अलोंग दिस, जो दो सरफेस के अंदर में ये जो टांजेंट रो होगा उसी के अलोंग ही होगा। तो यहाँ पर बोला है कि द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, नॉर्मल रिएक्शन हम लोग किसको बोलेंगे वो भी समझ में आ गया। लेकिन देखो यहाँ पर ये ऐसे है, टांजेंट है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा इंक्लाइंड सरफेस होगा, है ना, जैसे कोई चढ़ान हो, है ना, तो वहाँ पर एक बॉडी मूव कर रहा है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, हमेशा याद रखना इसका नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज मेकिंग द 90 डिग्री विद द सरफेस, है ना। इस जो इंक्लाइंड सरफेस पे जो 90 डिग्री एक्ट करके जो नॉर्मल होगा उसी को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन भी उसी के इंक्लिनेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। देन आता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया एंड शेप ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। अगर एक बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम है, ठीक है, तो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन कब सेम होगा, जब बॉडी का वेट सेम होगा, है ना। वेट के ऊपर ही नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा, अगर उसका ज़्यादा वेट होगा तो उसका नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो बॉडी कोई भी शेप में हो, है ना, लेट यहाँ पर एक इरेगुलर सरफेस है और यहाँ पर एक उसी रेगुलर सरफेस जिसका कि क्या होगा, वेट सेम है, इसका वेट एंड इसका वेट सेम है, लेकिन इसका शेप डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज द आर, है ना। नॉर्मल रिएक्शन इज एक्चुअली वेट का जो ऑपोजिट होता है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो मतलब एग्जैक्टली तो हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वेट हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगा। तो इंक्लाइंड सरफेस में क्या होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन विल बी मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पर इसका वेट जो कंपोनेंट ये होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, वेट का एक कंपोनेंट आर होगा जो कि वेट के ऑपोजिट कंपोनेंट होगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये आप लोग नेक्स्ट तो पढ़ोगे ही, इस पर ज़्यादा नहीं करते हैं डिस्कस। यहाँ पर आपको ये समझना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया एंड शेप ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट सो लॉन्ग एज, कब तक, जब तक कि उसका नॉर्मल रिएक्शन सेम होता है। जब तक कोई भी शेप का बॉडी हो, कोई भी एरिया का बॉडी हो, उसका नॉर्मल रिएक्शन और जब तक उसका वेट सेम हो, तब तक आप लोग बोल सकते हैं कि इसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही होगा, ठीक है। तो आई होप ये 4 लॉज आप लोगों को क्लियर हो गया। देन आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग समझ गए हो कि
नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होता है आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर हम लोग और एक टर्म पढ़ेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कि वी नो दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन that is the starting friction increases with applied force up to a certain maximum value known as limiting friction। तो एक बॉडी क्या है, रेस्ट में है, उस पर हम लोग थोड़ा 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 करके फोर्स अप्लाई करें तो एक पॉइंट तक वो क्या करेगा, एक मैक्सिमम फोर्स तक पहुंच जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल के। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, so coefficient of friction of a pair of surfaces in contact is defined as the ratio between the force of limiting friction F and the normal reaction। ठीक है ना, कोई भी सरफेस का, दोनों सरफेस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अ पेयर ऑफ सरफेस, मतलब दोनों सरफेस को ही हम लोग यहाँ पर इन अकाउंट ले रहे हैं। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट is defined as the ratio between the force of limiting friction and the normal reaction, जिसको हम लोग बोलेंगे म्यू पे डिफाइन, मतलब डिनोट करेंगे। तो म्यू क्या होता है, इट इज़ द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स based on this formula। then आता है, since f depends on the nature and state of polish of the surface in contact, mu also depends upon this factor। तो जैसे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या हम लोग पढ़े थे कि द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ पॉलिश एंड नेचर ऑफ द मटेरियल इन कॉन्टैक्ट। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर एंड द स्टेट ऑफ पॉलिश ऑफ द मटेरियल और ऑफ द सर्फेसेस। ठीक है, देन आता है, हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, कि इसको समझने के लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा फिगर पे ध्यान दो। ठीक है, तो फिगर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लेट दिस इज द सरफेस, ये जो ये सरफेस है ना, जिस पे एक बॉडी मूव कर रहा है जिसका मास कितना है, दिस रेड ऑब्जेक्ट इज द बॉडी विच इज मूविंग ऑन द सरफेस, जिसका मास है m। ठीक है, तो वेट क्या होता है, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो अगर इस बॉडी का वेट है m एंड यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका वेट क्या होगा, वेट इज mg। तो ये अगर एक हॉरिजेंटल सरफेस है ना, यहाँ पर प्लेन सरफेस हम लोग ले रहे हैं, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, इट इज़ मेकिंग, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द आर। ठीक है, तो यहाँ पर F जो है इट इज़ द अप्लाइड फोर्स। सो यहाँ पर जैसे डिस्क्राइब किया, लेट ए ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ओवर अनदर सरफेस बी पुल्ड टुवर्ड्स द राइट विथ ए फोर्स P पे हम लोग स्टैंड होकर उसको एक खींच रहे हैं उस बॉडी को। ठीक है, when it is just on the point of sliding or on the verge of moving, the force of limiting friction F and normal reaction R, ठीक है, making an angle theta with R here theta is called the angle of friction। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, P पे हम लोग कोई खड़ा है, ठीक है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर इट P, और जो उस बॉडी को, उस m मास के ऑब्जेक्ट को ये पुल कर रहा है विथ ए फोर्स P। तो अगर ये पुल कर रहा है तो उस पर अपोजिंग फोर्स क्या लगेगा, F अपोजिंग फोर्स लगेगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आप लोग इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन अलोंग दिस प्लेन अपोजिट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी दैट इज द आर। तो यहाँ पर जनरली हम लोग यहाँ बोलेंगे क्या, यहाँ पर P भी एक वेक्टर है, फोर्स P इज ऑल्सो ए फोर्स, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक वेक्टर है, बिकॉज फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी एक वेक्टर है। तो अगर हम लोग नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉम्पोनेंट वेक्टर निकालेंगे, है ना, तो यहाँ पर एक थीटा वेक्टर निकल के आएगा जो कि इसका रिजल्टेंट होगा कि नहीं, आर वेक्टर एंड
एफ वेक्टर, अगर आप लोग ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ करोगे तो उसका एक रिजल्टेंट होगा, एंड दैट रिजल्टेंट इज हियर इन दिस ओ सी जो है उसका जो अलोंग दिस डायरेक्शन इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये जो उसका रिजल्टेंट का जो वेक्टर होगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन के अंदर जो एंगल क्रिएट होगा, ठीक है, सो दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान आया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का टैंजेंट जो ड्रॉ होगा, उसी टैंजेंट का एंड नॉर्मल रिएक्शन के दोनों के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हमने डिफाइन किया है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल व्हिच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर हम आप लोग देख सकते हो कि it is the angle between the OC vector and the normal reaction vector, that is the OB vector, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन के और एफ एंड आर का रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर जो एंगल क्रिएट होगा वो होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं और थोड़ा देख लेते हैं कि इन ट्राइंगल ओ बी सी, सो इट इज़ ओ, दिस इज बी एंड सी। तो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग अगर यहाँ पर टेन थीटा लेंगे, सो टेन थीटा इज बी सी एंड ओ बी, है ना। सो इट इज़ बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ना, टेन थीटा इज बेस बाय परपेंडिकुलर। सो इट इज़ बी सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ओ ए भी बोल सकते हैं, बिकॉज दीज आर द सिमिलर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, सो ओ ए क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ओ ए क्या होगा, ओ ए जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज द एफ और लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड ओ बी क्या है, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय आर, है ना। सो देन हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो टर्म है वो द रेशियो बिटवीन द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो एफ बाय आर क्या है, एफ बाय आर इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज रिटन हियर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय आर, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ बाय आर, देन एफ बाय आर is equal to mu. So we can say implies that tan theta is equal to mu. So यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि the coefficient friction is the tangent or the tan angle of the friction. ठीक है ना, the tangent angle of the friction को हम लोग बोलेंगे coefficient of friction. तो यहाँ पर आप लोग और एक definition आप लोगों को मिल गया कि in terms of angle of friction, है ना। तो अगर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को एंगल ऑफ फ्रिक्शन को यूज़ करके डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, दस द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द टैंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट। तो यहाँ पर और एक केस होता है इंक्लाइन प्लेन पे। तो मैंने बोला था ना कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ठीक है, और एक इंक्लाइन प्लेन होगा। जैसे आप लोग कोई पहाड़ पे चढ़ रहे हो या फिर उतर रहे हो या फिर कोई ऐसे ढलान पे आप लोग अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उस केस में हम लोगों का क्या होता है और उस बॉडी पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा लगता है, हम लोग इस पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ एज यू कैन सी इन द फिगर अ बॉडी ऑफ मास m इज स्लाइडिंग, है ना, ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन पे वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, कॉन्सिडर ए बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ओवर एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो इस बॉडी पे इसका वेट कितना होगा, mg होगा। mg होता है उसका मास इतना होगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द वेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि वेट का दो कंपोनेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है, तो इस कंपोनेंट को, ठीक है,
अगर इसको हम लोग को थीटा ले रहे हैं, इस कंपोनेंट के अलोंग जो यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है ये हो रहा है थीटा, तो इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा. सो दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड द mg cos थीटा. ठीक है, और ये जो कंपोनेंट है अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड द mg sin थीटा. ठीक है, सो वेट mg ऑफ द बॉडी कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट. सो mg sin थीटा इज along the plane, along the inclined plane, and mg cos थीटा इज perpendicular to the plane. जो mg cos थीटा है वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा. तो यहाँ पर और एक ध्यान देने की बात क्या है कि जो mg cos थीटा है वो क्या है, इसके नॉर्मल रिएक्शन के ऑपोजिट फोर्स है ना. ये वेट का जो कंपोनेंट है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, इट इज़ ऑपोजिट, और उसका डायरेक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता है. और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने क्या बोला था कि मैंने पहले, जैसे इससे पहले मैंने बोला था कि हम लोग एक इंक्लाइंड सरफेस पे ले रहे हैं, तो ये जो बॉडी अगर इंक्लाइंड सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसका ये जो नॉर्मल रिएक्शन वो होगा जो कि एक नॉर्मल क्रिएट करेगा उस सरफेस के ऊपर, है ना. तो दिस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू द ऑपोजिट ऑफ द दिस कंपोनेंट mg cos अल्फा कंपोनेंट, है ना. यहाँ पर अल्फा हम लोगों ने इस एंगल को लिया है. ठीक है, और यहाँ पर अल्फा हम लोग इस एंगल को भी सेम लेंगे अल्फा. ठीक है, देन आता है mg sin थीटा along द प्लेन एंड mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो एंगल ऑफ रिपोज, और यहाँ पर हम लोग जैसे अल्फा, अल्फा हम लोग किसको बोलेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल व्हिच एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट द बॉडी प्लेस्ड ओवर इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड, है ना. तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि आप एक प्लेन सरफेस है, एक कॉपी, आप लोग खुद घर पे टेस्ट कर सकते हो कि एक कॉपी के ऊपर आप एक इरेजर रख दो, है ना. तो वो क्या करेगा, जब तक वो प्लेन रहेगा वो एक रेस्ट पोजीशन में रहेगा, वो मूव नहीं करेगा. अब इसको क्या करो, धीरे 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 उस कॉपी को स्लाइड करो, तो आप देखोगे कि थोड़ा सा उसको इंक्लाइन करते ही वो रबर क्या होगा, गिरेगा तो नहीं गिरेगा, वो फिर भी उसी रेस्ट पोजीशन में रहेगा. उसको और थोड़ा इंक्लाइन करो. ठीक है, तो एक इंक्लिनेशन एंगल होगा जहाँ पर वो रबर और वो इरेजर क्या करेगा, स्लाइडिंग करना स्टार्ट करेगा. ठीक है, ये आप लोग थोड़ा घर पे देख लेना ये कैसे हो रहा है. तो ये जो सरफेस को हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग एक प्लेन पे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे थे, देन उसको हम लोग एक इंक्लाइन प्लेन में रखे और एक कुछ इंक्लिनेशन पे वो मूव करने लगा. तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट किया, लेट ये 60 डिग्री हुआ. ठीक है, तो इस एंगल और इस 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे वो इरेजर मूव करने लगा. ठीक है, तो जिस एंगल ऑफ और जिस कोण में आप रखोगे जबकि वो इरेजर मूव करने लगेगा, उसी एंगल को हम लोग बोलेंगे इट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज. रिपोज क्या है, इट इज़ चेंजिंग इट्स पोजीशन, इट इज़ रीपोजिशनिंग इट्स पोजीशन. वो रेस्ट पे था और उसको फिर से वो रीपोजिशनिंग करके वो अलग एक पोजीशन में मूव कर रहा है ना. सो एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल व्हिच एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विथ द हॉरिजॉन्टल. ये आ गया क्या, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन. तो यहाँ पर अल्फा एंगल जब वो क्रिएट कर रहा है और इस इंक्लिनेशन पे जब वो रह रहा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग रहा है, मूव करने लग रहा है. इससे पहले ये मूव नहीं कर रहा था, है ना. तो इसी एंगल, इस अल्फा एंगल को, अब इसका वैल्यू जितना भी होगा उसी को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज. तो यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में कि क्या है, व्हेन द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग. वर्ज ऑफ स्लाइडिंग मतलब जस्ट स्लाइड करने से पहले. तो इस पे दो केसेस था, दैट इज mg साइन अल्फा, है ना. दो कंपोनेंट्स आ रहे थे, वन इज mg साइन अल्फा जो कि अलोंग द सरफेस है, अलोंग द इंक्लाइन सरफेस, दैट इज द फोर्स, है ना. ये जो फोर्स है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, दिस इज mg साइन अल्फा. देन mg कॉस अल्फा इज r.
जो वेट का mg cos अल्फा कंपोनेंट है दैट इज अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, है ना, ऑपोजिट टू द नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये आ गया आपका नॉर्मल डायरेक्शन कंपोनेंट, है ना। आप लोग यहाँ पर और एक चीज़ देख सकते हो कि mg sin थीटा इक्वल टू f लिखा है, ये तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। ये डायरेक्शन थोड़ा देख लो कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर टेक्निकली अगर आप लोग लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, mg sin थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया है ना। आप लोग ये भी लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस वन ऑल्सो, है ना। और यहाँ पर ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज ऑपोजिट टू द mg cos थीटा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, mg cos थीटा इज इक्वल टू माइनस आर भी लिख सकते हो, इस पर कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। इसको मैं माइनस आर भी लिख सकते हो, mg cos थीटा इक्वल टू माइनस आर। लेकिन यहाँ पर मैंने ये माइनस इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये अगर मैं रेशियो उसका लूँगी, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा, है ना, और सिर्फ एफ बाय आर ही बचेगा। तो यहाँ पर मैंने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिया है, इसका डायरेक्शन मैं नहीं ले रही, है ना। तो देन आता है कि हम लोग जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे और जब टेन थीटा निकालेंगे, सो टेन थीटा विल बी एफ बाय आर, दैट इज mg sin अल्फा बाय mg cos अल्फा इज इक्वल टू एफ बाय आर। तो mg तो कट गया, देन sin अल्फा बाय cos अल्फा इज टेन थीटा, सॉरी टेन अल्फा, एंड टेन अल्फा क्या है, एफ बाय आर। सो टेन अल्फा इज एफ बाय आर, और एफ बाय आर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू एफ बाय आर। सो यहाँ पर लिख सकते हैं टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू। तो पहले वाले केस में क्या था कि टेन थीटा, दिस वन टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और नेक्स्ट इसके नेक्स्ट केस में क्या है कि टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा एंड म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। सो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, टेन टेन कट गया, सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। सो हम लोग जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो सेम ही है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम लोग क्लास का एंड करते हैं। सो थैंक यू।